मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 11 मनोविज्ञान की पुस्तक यूनिट 4 अपन पढ़ रहे थे, जिसमें से नेक्स्ट टॉपिक है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसे सिद्धांत की बात करें, मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करें, साइको सोशल थ्योरी की बात करें, तो ये जिस शख्स के द्वारा दिया गया है उसका नाम है इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन। इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन की बात करें तो ये जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, मनोविज्ञान के अंदर ज़्यादातर अपने को जो शब्द मिलते हैं लैटिन भाषा के मिलते हैं और ज़्यादातर अपने को मनोवैज्ञानिक मिलते हैं अमेरिका के मिलते हैं। कुछ अलग जगह के मिलेंगे, कनाडा के, रूस के, तो उनको अपन अलग से याद कर लेंगे, बाकी ज़्यादातर अमेरिका के मिलेंगे। ये जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कुर्ट लेविन की अपन बाद में बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों में। तो कुर्ट लेविन की या कुर्ट लेविन जब भी आता है तो वो भी जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इनके द्वारा 1963 में 1963 में एक पुस्तक लिखी गई थी और पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जिसे अपन कहते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन भी एक मनोविश्लेषणवादी थे। मनोविश्लेषणवादी। और एरिक्सन को नव्य फ्राइडवादी कहते हैं। या यूँ कह लीजिए नव्य फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिकों में इसको रखा जाता है। जब अपन सिगमंड फ्राइड की बात करें तो सिगमंड फ्राइड के बहुत सारे शिष्य थे, या उनके विचारों से बहुत सारे जो लोग थे प्रभावित हुए, उनकी विचारधारा के अनुसार चले, उस संप्रदाय से जुड़े, जिसमें आता है युंग या जुंग का नाम आता है, एडलर का आता है, सुलेमानी का आता है, एरिक फोन फ्रोमी का आता है, ऐसे बहुत सारे हैं। उनमें एक शख्स है, वो है इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन। और इस एरिक्सन को मनोविश्लेषणवादी तो है ही, इसको नव्य फ्राइडवादी में भी रखा जाता है, नव्य फ्राइडवादी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इरिक एरिक्सन सिगमंड फ्राइड के विचारों से क्या थे, काफ़ी सहमत थे। यानी कि सिगमंड फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था, जो कि विचारधारा दी थी मनोविश्लेषणवाद, उससे सहमत थे इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन। लेकिन एक जो बात थी जिसके आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है, जिसे अपन बोलते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, वो ये बात थी कि जहां सिगमंड फ्राइड का मानना था कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो काम चेतना या काम प्रवृत्ति की होती है। ऐसा किसका मानना था? सिगमंड फ्राइड का। जबकि अगर बात करें तो ये उनके विचारों से सहमत जरूर थे, लेकिन इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन ने 3 चीज़ों को बालक के विकास में या मानव के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। और वो 3 चीज़ें थी। एक तो काम चेतना, काम जो प्रवृत्ति है, जो सिगमंड फ्राइड ने कहा, उस बात से तो ये सहमत थे। इसके अलावा इन्होंने अहम व्यक्तित्व को भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, और साथ में सामाजिक कारकों को भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? एरिक्सन ने। 3 चीज़ें ध्यान में रखना, जैविकी आधार, मानव शास्त्रीय आधार और सामाजिक आधार। ये मानकर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसे अपन बोलते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो देखते हैं इस सिद्धांत के अंदर क्या है। तो इन्हें सिद्धांत में इन्होंने मानव के विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है, मानव के विकास के बारे में बताया है कि किस प्रकार से एक बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसको एक समाज मिलता है, समाज में ही वो बड़ा होता है, और समाज में रहते रहते उसका क्या होता है? विकास होता है। वह बच्चा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है, अलग अलग संघर्षों से गुजरता है, अलग अलग प्रकार की उसमें विशेषताएं, गुण जो है विकसित होते हैं। ऐसा किसने कहा है? इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन ने। और इस आधार पर एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में बालक के विकास की 8 अवस्थाओं की चर्चा की है। आपको उन 8 अवस्थाओं के नाम याद होने चाहिए, उनका जो आयु वर्ग है वो आपको याद होना चाहिए, जो किसके द्वारा दिया गया है? इरिक हेम्बर्ग एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो बात करते हैं अपन मनोसामाजिक सिद्धांत की। तो ध्यान में रखना है, इरिक एरिक्सन सिगमंड फ्राइड के विचारों से सहमत थे। जहाँ सिगमंड फ्राइड का मानना था कि बालक के विकास में काम प्रवृत्ति की भूमिका मुख्य होती है, वहीं अगर एरिक्सन की बात करें तो एरिक्सन का मानना है कि बालक के व्यक्तित्व विकास में, बालक के विकास में जैविक या लैंगिक कारक अहम व्यक्तित्व एवं सामाजिक कारक
इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा किसने कहा है? इरिक एरिक्सन ने। 3 चीज़ें बताई थी इन्होंने, जैविक कारक, अहम व्यक्तित्व या मानव शास्त्रीय कारक, सामाजिक कारक। इसीलिए इन्होंने अहम व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा बल दिया था, इसीलिए इनको ईगो साइकोलॉजिस्ट या अहम मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहम मनोवैज्ञानिक। और विकास के अंदर इन्होंने सामाजिक कारकों पर भी बल दिया है, इसीलिए सिद्धांत का नाम ही पड़ गया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि इन्होंने अपनी किताब में दिया था। और किताब का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, 1963 में ये किताब दी गई थी। तो इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने 8 जो अवस्थाएं बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न आपको जो है रिपीट होते हैं, प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं और उनका आयु वर्ग। सबसे पहले अपन बात करते हैं अवस्थाओं के नाम की। तो आपने सिगमंड फ्राइड पढ़ा था। सिगमंड फ्राइड के अंदर 5 अवस्था बताई थी, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। उस प्रकार से 5 तो वो आपको याद रह जाएगी और 3 और एक्स्ट्रा याद करनी है। टोटल कितनी हो जाएगी? 8 अवस्थाएं। तो एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में मनोसामाजिक या बालक के विकास की 8 अवस्था बताई है। कौन कौन सी? तो पहली है मुख्य अवस्था, दूसरी है गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्यावस्था, इसको सुषुप्तावस्था या प्रसुप्ति अवस्था भी कहते हैं, सुषुप्तावस्था भी कहते हैं। अपन ने सिगमंड फ्राइड पढ़ा था तो उसमें ये नाम अपने को देखने को मिलते हैं। 5वां अपन ने पढ़ा था जननेंद्रिय अवस्था, जिसका आयु वर्ग पढ़ा था अपन ने 12 से 18 वर्ष, और 12 से 18 को और किस नाम से जानते हैं? किशोरावस्था। ध्यान में रखना, किशोरावस्था। उसके बाद की जो अवस्था बताई इन्होंने वो है पूर्व। किशोरावस्था के बाद में क्या आती है? प्रौढ़ावस्था। लेकिन प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में बांट दिया। तो एक तो कौन सी हो गई? पूर्व प्रौढ़ावस्था। एक कौन सी हो गई है? प्रौढ़ावस्था। और एक कौन सी बताई इन्होंने अंतिम? वो बताई है पश्य प्रौढ़ावस्था, जिसको एक अलग नाम दिया गया है परिपक्वता। अब यहाँ पे ये क्या कहता है एरिक्सन कि बालक जैसे जैसे समाज में बड़ा होता है, समाज में जन्म लेता है, समाज में क्या होता है? बड़ा होता है। और सामाजिक कारक उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। लैंगिक कारक भी करते हैं, मानव शास्त्रीय अहम व्यक्तित्व भी करता है। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सामाजिक कारकों की, तो सामाजिक कारक उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो उसकी पूरी अवस्थाओं को जिस प्रकार से प्रभावित करते हैं, पूरी अवस्थाओं को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया है? 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 8 भागों में। कौन सी है? मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, पश्य प्रौढ़ावस्था। ये इनके मेन नाम हो गए हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार भी आपको ध्यान में रखना है। 5 जो उन्होंने अवस्था बताई थी, मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। मुख्य अवस्था की बात करें, यहाँ पे एरिक्सन क्या कहता है कि 2 प्रकार के जो गुण हैं, जिसमें एक गुण हो गया है और एक अवगुण हो गया है, जिसे उन्होंने कहा है संघर्ष। यानी कि 2 प्रकार के जो संघर्ष होते हैं जो कि विकसित होते हैं बालकों में। जैसे पहली अवस्था की बात करें, मुख्य अवस्था, तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में इसको बताया है 0 से लगाकर 1.5 वर्ष तक। कब तक बताया है? 0 से लगाकर 1.5 वर्ष तक। इसको अपन 18 माह भी कह सकते हैं। अपन ने इससे पहले सिगमंड फ्राइड का पढ़ा था, तो उसमें 0 से 1, 1 से 3 इस प्रकार से पढ़ा था। तो वहाँ पे भी आपको 0 से 18 ध्यान में रखना है। 0 से 18 माह का मतलब होता है 1.5 वर्ष, जो कि आरबीएससी में दिया हुआ है। बाकी तो 0 से 1 वो भी सही है, लेकिन आरबीएससी में अपने क्या दे रखा है? 0 से 1.5 वर्ष, यानी कि 18 माह, 1.5 वर्ष से लगाकर 3 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था है लैंगिक अवस्था, 6 से लगाकर 12 वर्ष की जो है वो है अदृश्य या सुषुप्तावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की है किशोरावस्था, 18 से लेकर 35 वर्ष की जो है वो है पूर्व प्रौढ़ावस्था, 35 से, यहाँ पे आरबीएससी की किताब में मिसप्रिंट है, 22 दे रखा है, उसको 35 कर लेना, 35 से लेकर यहाँ पे 55 वर्ष और 55 से अधिक। अब यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। उसी आरबीएससी किताब में आगे आप जो व्याख्या देखोगे तो वहाँ पे जो 50 वर्ष की जगह 35 से 50 और 50 वर्ष से अधिक की जगह क्या लिखा हुआ है? 65 वर्ष से अधिक, 65 से अधिक। यानी कि सारणी जो दे रखी है उसमें 35 से 50 दे रखा है,
और जब उसको विस्तृत जो उसकी व्याख्या की गई है उसमें क्या दे रखा है, 65 से अधिक दे रखा है। तो दोनों ही अपने को ध्यान में रखना है, दोनों एग्जाम में नहीं आएंगे, दोनों एग्जाम में आ जाएं तो ये करना है आपको 65 वर्ष से अधिक। क्या करना है, 65 वर्ष से अधिक। मुख्य अवस्था, अब यहाँ पे ये एरिक्सन क्या कहता है, 2 प्रकार के संघर्ष बताए इन्होंने प्रत्येक अवस्था में। जैसे पहली अवस्था में इन्होंने बताया विश्वास बनाम, पहले लिख लेते हैं इनके नाम, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा की अवस्था, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस डी डाउट। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, इनिशिएटिव TIATIVE वर्सेस गिल्ट। उद्यमिता, अब ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके एग्जाम में बहुत बार आएगा, और ये हिंदी में तो बहुत सारे प्रकार के नाम मिलेंगे, RBSC में अपने को ये मिलेगा, इंग्लिश में एक ही है, तो इंग्लिश में अगर याद कर सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उद्यमिता बनाम हीन भावना, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री, इन्फेरिटी, RIORITY। तैदात्मिकता ये यूं की लीजिए एकात्मिक, बनाम भ्रांति, इंग्लिश में इसको बोलेंगे आइडेंटिटी वर्सेस डिफ्यूजन, ठीक है। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन या अलगाव की अवस्था, एकाकीपन की अवस्था, इंग्लिश में इसको अपन बोल देंगे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये है सृजनात्मकता या यूं के लीजिए उत्पादकता बनाम ठहराव, इसको इंग्लिश में कह देंगे क्रिएटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, क्रिएटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। और अंत में जो अवस्था है संपूर्णता बनाम निराशा भाव या हताशा की अवस्था, इसको कह देंगे अपन इंटेग्रिटी वर्सेस केपेस्पेर, ठीक है। साफ दिख रहा है? कोई पूछना हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं समझा दूंगा। यहाँ पे एरिक्सन ने 8 अवस्था बताई है, 8 अवस्थाएं कि आपको ये वाले नाम भी ध्यान में रखना है। सिगमंड फ्राइड में भी वैसे नाम आ गए थे। ये जो वर्ड्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पिछले बार एक प्रश्न आ गया था रीड के अंदर, उसमें एक 9 वर्ष की बच्ची के बारे में पूछा था कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उस अवस्था में उस संघर्ष का क्या नाम होगा, उस संघर्ष की अवस्था का क्या नाम होगा। तो इस प्रकार से अब 9 वर्ष की है तो 9 वर्ष है तो उद्यमिता बनाम हीन भावना की इस संघर्ष के अंदर आएगी, इस अवस्था में आएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं, 2 प्रकार के क्या बताए इन्होंने, संघर्ष बताए हैं। तो ये हो गया आपका आयु, यही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप 2 या 3 बार अगर आप बार बार रिपीट करते हो तो याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एरिक्सन क्या कहता है, बच्चा समाज में जन्म लेता है, समाज में बड़ा होता है, समाज के ही कारक जो है उसको
प्रभावित करते हैं, सामाजिक अनुभूतियाँ उसको प्रभावित करती हैं, उसके विकास को प्रभावित करती है। इस आधार पर इन्होंने जो है ये अवस्थाएं बताई है। इसमें दो प्रकार के, एक गुण है और एक क्या है, अवगुण है। जैसे पहले की बात करें, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। यहाँ पे एरिक्सन क्या कहता है, एक छोटा सा बच्चा है जिसने जन्म लिया है, जन्म से 1.5 वर्ष तक का जन्म लिया है, अब वह पूर्णतः दूसरों पर क्या होता है, आधारित होता है। दूसरे ही उसका लालन पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी माँ के द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, उसको जो है दूध वगैरह स्तनपान वगैरह करवाया जाता है। जो उसकी जो आवश्यकता नीड है बच्चे की, वह है दूसरों से उसको क्या होती है, प्राप्त होती है, और दूसरे उसका पूर्णतः क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर अच्छे से ध्यान रखा जाता है बच्चे का, शुरुआत से उसका भरण पोषण अच्छे से किया जाता है, तो वहाँ पे बच्चे में जो गुण डेवलप होता है वो है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। ये देखो, ये इसी का विपरीत है, उल्टा है अविश्वास। तो अगर उसका अच्छे से भरण पोषण किया जा रहा है, अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, तो बच्चे के शुरुआती समय में ही विश्वास नाम का जो गुण है वो बच्चे में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब वो दूसरों पर विश्वास करने लग जाता है, आत्मविश्वास उसका जो है बढ़ता है। और अगर इसके विपरीत बात करें, अगर उसका अच्छे से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, लालन पालन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो बच्चे में अविश्वास नामक जो है अवगुण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ऐसा किसने कहा है, एरिक्सन ने कहा है। तो ये जस्ट विपरीत है। सेम एज इट इज अगर दूसरी अवस्था की बात करें, तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा की अवस्था। बच्चा जब 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच का होता है, तो बच्चा खुद के कार्य खुद करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, अपने डिपेंडता को कम करना चाहता है। कौन सी अवस्था में, आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा की अवस्था में। लेकिन अगर उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो माता पिता है, या उसके जो बड़े जो घर के सदस्य है, सामाजिक जो सदस्य है, अगर वो उस पर ज़रूरत से ज़्यादा नियंत्रण कर रहे हैं, उसको आत्मनिर्भरता की जो है फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, उसको स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, तो उसमें शंका या लज्जा का जो अवगुण है वो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसलिए एरिक्सन कहता है इस समय में बच्चे को बच्चे की स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा आत्मनिर्भर होना चाहता है, खुद के काम खुद करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे इसको कह दिया आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा की अवस्था, या यूँ के लिए ये संघर्ष है, ठीक है, जिससे बच्चा गुजरता है। पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, अपराध भाव की अवस्था। यहाँ पे एरिक्सन क्या कहता है कि बच्चा जब 3 से लेकर 5 वर्ष के बीच में होता है, तो हर कार्य में वो पहल करना चाहता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है। अगर उसको पहल का मौका नहीं मिलता है, घर वाले उसके जो पहलता जो कर रहा है, कोई कार्य करने के लिए जिज्ञासा जो जता रहा है, कार्य को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाह रहा है, अगर उस पर कठोर नियंत्रण किया जा रहा है, तो उसमें अपराध की प्रवृत्ति का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ऐसा किसने कहा है, एरिक्सन ने। 6 से 12 वर्ष उद्यमिता बनाम हीन भावना की अवस्था। यहाँ पे जो बच्चा होता है अब और बड़ा हो चुका है, बाल्यावस्था में आ चुका है, अब वो क्या कर रहा है, नई नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है, उनको बना रहा है। लेकिन सेम सब में वही चीज़ है, सेम में समान ही बातें आएगी कि अगर माता पिता के द्वारा उसकी पहलता को, उसकी चीज़ों को, उसकी आकांक्षाओं को, उसके कार्यों को, वो जो भी करना चाह रहा है, उस पर अगर कठोर नियंत्रण किया जा रहा है, उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, उसको जो है, जैसे आपने देखा होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का गुण, अगर बच्चे पर कठोर नियंत्रण किया जाता है तो वो क्रिएटिविटी का गुण क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। वही अगर बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो क्रिएटिविटी का गुण क्या होता है, डेवलप होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर जो है कठोर नियंत्रण किया जा रहा है, तो उद्यमिता का जो गुण है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। तादात्म्यता बनाम भ्रांति, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की अवस्था भी कह सकते हैं, किशोरावस्था। यहाँ पे बच्चा अब खुद की पहचान बनाना चाहता है, खुद का नाम करना चाहता है, खुद के नाम के अनुसार वो कार्य करता है, लेकिन वह द्वंद्व में फंस जाता है। बहुत सारी उस पर जिम्मेदारी आ जाती है, पढ़ाई की टेंशन हो गई है, पारिवारिक टेंशन हो गई है, 17 प्रकार की टेंशन आ जाती है, तो वो द्वंद्व में रहता है। इसके लिए इसको नाम दे दिया है तादात्म्यता बनाम भ्रांति की अवस्था। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की अवस्था। 18 से 35 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें व्यक्ति सामाजिक व्यक्तियों के ज़्यादा निकट आता है, उनके ज़्यादा संपर्क में आता है। इस घनिष्ठता का जो मुख्य जो आधार होता है वो होता है प्रेम, और प्रेम के कारण वो दूसरे लोगों के संपर्क में आता है। अगर ये चीज़ें उसको नहीं मिलती है, प्रेम नहीं मिलता है, तो वो अकेला रह जाता है, एकाकीपन का शिकार हो जाता है। फिर नेक्स्ट बताया उन्होंने 35 से 50 वर्ष से अधिक या 65 वर्ष से अधिक, दोनों ध्यान में रखना है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, और बनाम ठहराव।
यहाँ पे जो होता है 35 से लेकर 50 वर्ष का जो एक महिला कह लो, एक पुरुष कह लो, वो अब क्या कर रहा है, सृजन यानी कि वो निर्माण कर रहा है, अपने बच्चों को तैयार कर रहा है, अपने बच्चों पर ध्यान दे रहा है पूरी तरीके से। जबकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसमें ठहराव नाम का जो संघर्ष है वो क्या हो जाता है, अवगुण जो है वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। संपूर्णता बनाम हताशा की अवस्था, अब जो 65 वर्ष से अधिक है वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। अब वह दूसरों से आशा चाहता है कि दूसरे उससे प्रेम करें, दूसरे उसकी ध्यान रखें, दूसरा उसका ध्यान रखें, ठीक है। उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है, उसकी आशाएं बढ़ जाती है। अगर इस अनुरूप पूरी नहीं होती है, उसकी आशाएं पूरी नहीं होती है, तो उसमें निराशा भाव या हताशा का जो अवगुण है वो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार के संघर्ष बताए हैं, किसने बताए हैं, एरिक्सन ने, जिन्हें 8 अवस्थाओं में क्या किया है, विभाजित किया है। अब यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, याद करनी है। और ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, रीट में भी प्रश्न आया हुआ है, और आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड यहाँ पे भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा एज इट इज। तो ये आपका एक छोटा सा सिद्धांत था जो कि एरिक्सन के द्वारा दिया गया। हालांकि इस सिद्धांत के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आरबीसी के अकॉर्डिंग जो अपन बात करें तो ये 8 जो अवस्थाएं हैं, इनके नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब अंत में जो है एक छोटा सा प्रश्न था, तो एक कमेंट आया था, कमेंट के अंदर पूजा नाम की एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न पूछा था मेरे से। वो प्रश्न इस प्रकार का था, तो उसको अपन देख लेते हैं। हालांकि वो टॉपिक भी अपन पढ़ेंगे, रुचि, इंटरेस्ट से संबंधित वो प्रश्न था। वो प्रश्न था कि रुचियों, निम्नलिखित में से रुचियों से संबंधित सत्य नहीं है, या यूँ कि लीजिए असत्य है। इस प्रकार का वो प्रश्न था। उसमें 4 उसकी विशेषता दे रखी थी, रुचियों के बारे में उसमें क्या दे रखा था, बता रखा था। तो उस प्रश्न की बात करें, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये प्रश्न। तो ये प्रश्न आरटेड के एग्ज़ाम में 2011 के लेवल 2 में ये प्रश्न आया हुआ है। इंटरेस्ट या रुचि से संबंधित ये प्रश्न है। इसको टॉपिक को अपन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न की बात करें तो बात करते हैं अपन रुचि की, इंटरेस्ट की। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि रुचियाँ जो होती है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जन्मजात कैसे होती है। तो यहाँ पे अपन जो वंशानुक्रम की जब बात करते हैं तो बहुत सारी जो गुण होते हैं, अपने को माता पिता, अपने जो परिवार के जो सदस्य हैं, दादा, नाना, नानी, परनाना, इनसे अपने को गुण मिलते हैं वंशानुक्रम के द्वारा। तो उनकी गुण, उनकी जो पसंद है, उनकी नापसंदगी है, उनकी जो रुचियाँ हैं, वो भी वंशानुक्रम के द्वारा जो है संतानों में क्या हो जाती है, हस्तांतरित हो जाती है। तो रुचियाँ जो है वो क्या मानी गई है, जन्मजात मानी गई है। साथ में क्या मानी गई है, वातावरण में मानी गई है, वातावरण से प्रभावित मानी गई है। वातावरण से प्रभावित क्यों मानी गई है, तो इसका एक मुख्य कारण है कि जैसे अपन वातावरण में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने सामने आती है, तो अपना जो इंटरेस्ट है, अपनी जो रुचियाँ हैं, वो क्या वातावरण के अनुसार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो ये प्रश्न था। प्रश्न क्या है कि निम्न में से रुचियों के संदर्भ में क्या नहीं है, सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन थे। पहला कि रुचियाँ जो है जन्मजात व अर्जित होती है, तो ये तो सही बात है। अगर आपको जो है कभी इस प्रकार के प्रश्न आए जिसमें सत्य, असत्य, हाँ या नहीं, इस प्रकार के आए, तो आपको उस पेपर के अंदर बड़ा सा गोला बना लेना, उस नहीं के ऊपर क्या कर लेना, गोला बना लेना, ताकि आपको वो क्या रहे, हाईलाइट रहे। ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लेना, ताकि वो नहीं है क्या रहे, हाईलाइट रहे। तो इस प्रश्न की चर्चा करें तो जो रुचियाँ वो क्या है, जन्मजात भी है और वो क्या है, अर्जित भी है। दूसरे की बात करें, रुचियाँ परिवर्तनीय हैं। रुचियाँ क्या है, परिवर्तनीय है। बचपन में आपने देखा होगा, बचपन में अपना जो इंटरेस्ट था, रुचियाँ था, वो बिल्कुल क्या होती, अलग थी। रुचियाँ बचपन में अलग थी, फिर बड़े हुए हैं तो रुचियों में क्या आया, चेंजेज आया, परिवर्तन आया, और वर्तमान में देखें तो फिर चेंजेज आया। अगर बात करें अपन, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बालक है, बात करें तो बाल्यावस्था में उसकी रुचियाँ थी कि रुचि थी, बाल्यावस्था में उसकी रुचि थी कि वो नृत्य को पसंद करता था। फिर किशोरावस्था में आया तो उसकी रुचि है कि वो अब नृत्य करने वाली को पसंद करता है। फिर प्रौढ़ावस्था में आया तो नृत्य करने वाली से उसने क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। अब उस नृत्य करने वाली से वो क्या नहीं करता है, उसको पसंद नहीं करता है। तो ये रुचियाँ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, परिवर्तनीय है। तो रुचियाँ समय के अनुसार क्या होती है, परिवर्तनीय होती हैं। बचपन में अपना इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, अभी वर्तमान में कोई और चीज़ में हो सकता है, और आगे चलकर उसमें क्या आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। तो ये भी सही बात है, ये ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो रुचियाँ जो है योग्यताएं व अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है।
रुचियाँ योग्यताओं व अभिक्षमताओं से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ये भी सही बात है। योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग चीज़ है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे मैं क्वालिफिकेशन में बीए हूँ, एमएड हूँ, या यूँ के लीजिए इंग्लिश में बीए हूँ, या इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने कर रखा है, या एमए मैंने इकोनॉमिक्स से कर रखा है, तो ये मेरी क्या है, क्वालिफिकेशन है। और अगर किसी की पद के लिए अपन बात करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए अपने अंदर कितनी योग्यता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, अभिक्षमता कह सकते हैं, एप्टीट्यूड कह सकते हैं। जैसे बैंक के अंदर एग्जाम होता है तो उसमें क्या आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, योग्यता अलग चीज़ है, अभिक्षमता अलग चीज़ है, और रुचि क्या है, अलग चीज़ है। तो योग्यता अभिक्षमता का जो है रुचियों से संबंध नहीं है तो नहीं है, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। इन तीनों को अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट की बात करें, रुचियां जो है वह है व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, और यही क्या है, असत्य बात है। क्योंकि जो रुचियाँ होती है वो आकर्षण और विकर्षण का क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। जो चीज़ अपने को आकर्षित करती है, वो रुचियों को जो इंटरेस्ट जो अपना होता है उसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। और जो चीज़ अपने को आकर्षित नहीं करती है, विकर्षित करती है, अपने को अच्छी नहीं लगती है, तो अपना जो रुचि जो है, इंटरेस्ट है, उसमें क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। अपन ये कह सकते हैं आकर्षण या विकर्षण के कारण रुचियों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।